हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी पाठशाला में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस का हिंदी की कंप्लीट प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में हिंदी की प्रैक्टिस, जो आपके तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम डेट फिक्स है, जिससे हमारे पास तैयारी हमारे पास क्या है, अंतिम पड़ाव की ओर है। ठीक है जी। तो उसी तैयारी को और ज़बरदस्त करने के लिए, अपने को परखने के लिए आज हम करेंगे कंप्लीट प्रैक्टिस। किसकी? बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आइए, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास भक्तमाल के रचनाकार हैं। मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, क्या आपको जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे क्या मेरे ये रिवीजन की ज़रूरत है और मेरे ये याद नहीं है, तो प्लीज़ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उसका एग्जाम तक रिवीजन करते रहना है। सभी को नोट नहीं करना है। जो आपको लगे क्या मेरे ये कंप्लीट नहीं है, मुझे ये अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़े। एग्जाम सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे के सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो आप बोलोगे भक्तमाल के रचनाकार। अगर मैं आपसे पूछूं भक्तमाल किसकी रचना है, तो आप बताओगे मेरे भाई ये किसकी रचना है, तो आपको मिलेगा विष्णुदास, सुंदरदास, केशवदास। तो आप बताओगे ये मेरे पास होगा नाभादास। क्या होगा जी? नाभादास। और नाभादास की एक और रचना का नाम याद रख लेंगे, अष्टयाम। क्या याद रखेंगे? अष्टयाम। ठीक है जी। तो आप बताओगे हमारे पास भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास। एक नाम और आया, अष्टनाम। अगर मैं बात करूं सुंदरदास की, तो आप याद रखना मेरे भाई, सुंदरदास की एक रचना नाम आता है सुंदर विलास। क्या आता है? सुंदर विलास। ठीक है जी। ये हमारे पास हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं विष्णुदास की रचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताओगे मेरे पास होती है रुक्मिणी मंगल। रुक्मिणी मंगल कौन सी होती है? रुक्मिणी मंगल होती है। और मेरे पास कौन सी होती है, तो आप बताओगे मेरे पास होती है स्नेह लीला। कौन सी होती है? स्नेह लीला। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं केशवदास की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जैसे आप जानते हैं हमारे पास कौन सी होती है केशवदास की, तो आप बोलोगे रामचंद्रिका। कौन सी होती है? रामचंद्रिका। अगर मैं और पूछूं तो आप बताओगे जहांगीर जस चंद्रिका। कौन सी होती है? जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है जी। तो आप बताओगे हमारे पास जहांगीर जस चंद्रिका। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे हमारे पास रसिक प्रिया। कौन सी होती है? रसिक प्रिया। ठीक है जी। और अगर मैं और पूछूं आपसे तो आप बताओगे रतन वावनी। कौन सी होती है? रतन वावनी। कौन सी होती है भाई? तो आप बताओगे रतन वावनी। ठीक है जी। तो आपको ये हमारे पास क्या करनी है, नोट करनी है। केशवदास की कौन सी है? रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन वावनी। ठीक है। आप जानते हैं विष्णुदास की रुक्मिणी मंगल है, स्नेह लीला है। हमारे पास सवाल का उत्तर क्या था? भक्तमाल की नाभादास। एक कौन सी है? अष्टयाम। सुंदरदास की सुंदर विलास। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, मेरे पास है मध्य रात्रि का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अगर मैं पूछता हूं मेरे पास मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि के समय को आप क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है मेरे भाई, क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? निशीथ। तो आपको पता होना चाहिए विभावरी क्या कहलाता है, तो विभावरी होती है तारों वाली रात। कौन सी वाली रात? तारों वाली रात। मतलब जिस रात में क्या होते हैं, पूरे के पूरे तारे उभरते हुए होते हैं। प्रदोष की अगर मैं बात करूं तो प्रदोष क्या होता है, आप बोलोगे मेरे पास सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। सूर्य के बाद से 45 मिनट और सूर्य के उगने से 45 मिनट, मतलब ये हमारे पास 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो इसके बीच का अंतराल होता है वो क्या कहलाता है? प्रदोष कहलाता है। और उषा काल की अगर आप बात करें तो उषा काल क्या होता है, तो ये हमारे पास सूर्य से यानी अरुणोदय से उगने का पहले समय, अरुणोदय से पहले का समय, मतलब हमारे पास क्या कहलाएगा? अरुणोदय। आप जानते हैं अरुण किसका पर्यायवाची होता है, तो आप बताओगे ये सूर्य का ही होता है। अरुणोदय से पहले का समय क्या कहलाता है, तो आप बोलते हैं हमारे पास
उषा काल कहलाता है। क्या कहलाता है? उषा काल। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब आप जानते हैं उपसर्ग कौन होते हैं, तो आप बताओगे जो शब्द के आगे अर्थात आदि में लगते हैं। जैसे मेरे पास है लाभदायक, अगर मैं इसको विच्छेद करूं, इसको तोड़ूं, तो आप बताओगे लाभ और दायक कितने शब्द मिलेंगे? 2। आप बोलोगे मेरे पास लाभ, देखना क्या है? उपसर्ग। तो लाभ अपने आप में एक सार्थक शब्द है, इसका मतलब मेरे पास ये उपसर्ग नहीं है। मैं पूछूं मेरे पास इसका करेंगे तो आप क्या देखेंगे? आप बोलेंगे मेरे पास मिलेगा अपना धन के पन। क्या मिलेगा? अपना धन के पन। तो पन हमारे पास प्रत्यय, देखना नहीं है, देखना क्या है? उपसर्ग। तो आप बोलोगे ये अपना क्या है? उपसर्ग नहीं, बल्कि क्या है? आप बोलोगे ये हमारे पास सर्वनाम है। क्या है जी? सर्वनाम। ठीक है। उपकार, जब आप इसका करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आप बोलोगे ये हमारे पास मिलेगा उपधन के कार। कार अपने आप में एक सार्थक शब्द है, उप अपने आप में एक उपसर्ग है, और ये हमारे पास है संस्कृत का। किसका है जी? संस्कृत का। अब संस्कृत के उपसर्ग होते कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 22 होते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे मेरे पास उपकार हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे मेरे पास क्या मिला? पढ़ धन के आई। ये मेरे पास पढ़ क्या है? तो आप बोलेंगे ये मेरे पास धातु है। क्या है जी? मूल धातु है। इसमें क्या लगाया आपने? प्रत्यय लगाया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा उपसर्ग वाला? उपकार। क्या हो जाएगा? उपकार। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो मेरे पास याद रखना, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती। तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? गुड़िया भीतर गुड़िया के लेखक या रचनाकार कौन होंगे? मैत्री पुष्पा। कौन से होंगे मेरे भाई? मैत्री पुष्पा। अगर मैं बात करूं कृष्णा सोबती, तो कृष्णा सोबती की एक रचना का नाम आता है जो कई बार पूछा गया है, जिंदगी नामा। कौन सी आती है? जिंदगी नामा। क्योंकि जिंदगी कौन देते हैं? तो आप बताओगे कृष्ण जी देते हैं। ठीक है जी, कौन देते हैं? कृष्ण जी। जिंदगी नामा। अब जिंदगी नामा पर इन्हें 1980 के अंदर क्या दिया गया था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है जी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है क्या हमारे पास कृष्णा सोबती को कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जिंदगी नामा पर। कब मिला? 1980 में मिला। ठीक है। अगर मैं और बात करूं इनकी रचनाओं के नाम, तो आप याद रखना मेरे पास एक होती है समय सरगम। कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे मेरे पास होती है समय सरगम। एक और होती है दिलो दानिश। कौन सी होती है? दिलो दानिश। तो मेरे पास आपने देखा ये हमारे पास क्या है? तो आप बोलेंगे हमारे पास जिंदगी में कृष्णा सोबती की रचनाओं के नाम है। कौन सी किसकी हैं? कृष्णा सोबती की। ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी है? तो आप बताओगे ये मैत्री पुष्पा की है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। अब प्रत्यय आप जानते हैं जो शब्द के कहां लगते हैं? अंत में, अर्थात कहां लगते हैं? बाद में लगते हैं। देखो मेरे पास क्या है? बहाव। जब मैं इसको तोड़ूंगा, विच्छेद करूंगा, तो आप क्या करेंगे? बह धन के आप। बह धन के आप। तो आप क्या है अपने आप में? ये प्रत्यय है। बह क्या है? तो आप बोलेंगे मेरे पास धातु है। कौन सी? धातु। पूछा क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या निकलेगा? आप। बह होगा नहीं। आवा गलत है। हाव बिल्कुल गलत है। मेरे पास क्या होगा? तो अब बताओगे मेरे पास आव हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, सो अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। सो अजान एक सुजान। अगर आपसे पूछे सो अजान एक सुजान किसकी रचना है, तो आप बताओगे ये मेरे पास हो जाएगी बाल कृष्ण भट्ट की। किसकी हो जाएगी? बाल कृष्ण भट्ट की। सरदार पूर्ण सिंह बहुत आता है, कई बार आई हैं, तो आप लिखना मेरे पास इनकी कौन सी रचनाएं हैं? आप बोलोगे मजदूरी और प्रेम। कौन सी जी? मजदूरी और प्रेम। किनकी रचना है? तो आप बोलोगे हमारे पास सरदार पूर्ण सिंह की है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं सच्ची वीरता किसकी है, तो आप बताओगे सच्ची वीरता भी मेरे पास सरदार पूर्ण सिंह की है। ठीक है जी। और मैं पूछूं आपसे पवित्रता किसकी है, तो आप बोलोगे हमारे पास किसकी है? तो ये भी इन्हीं की है। और पूछूं मैं आपसे कन्यादान किसकी है, तो आप बोलोगे कन्यादान भी हमारे पास सरदार पूर्ण सिंह की है। और मैं पूछूं आचरण की सभ्यता किसकी है, तो आप बताओगे ये भी हमारे पास किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता। तो ये हमारे पास सब किसकी रचनाएं हैं? सरदार पूर्ण सिंह की। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता। ठीक है जी। मेरे सवाल का उत्तर सो अजान एक सुजान किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, गोदान तत्पुरुष समाज के किस भेद का उदाहरण है? तो आप बताओगे हमारे पास गोदान तत्पुरुष समाज के किस भेद का उदाहरण है? तो ये हमारे पास अधिकरण तत्पुरुष का भेद होता नहीं, संप्रदान और संबंध होते हैं। तो मेरे पास
पास ऑप्शन तो ए गलत। अब मैं पूछता हूं गोदान। अब मेरे पास है, अगर मैं देखूं किसका, संप्रदान के लिए, तो आप बोलोगे गो का दान, या फिर मैं बोलूं गो के लिए दान, तो आप बोलोगे हमारे पास गो के लिए दान। आप बोलोगे हमारे पास कैसा होगा, तो आप बताओगे मेरे पास, मैं लगाऊं तो लगाऊं क्या, संप्रदान मतलब जहां पर किसी के लिए कार्य किया जाता है, जहां पर किसी को कुछ ना कुछ प्रदान किया जाता है। तो हमारे पास है संबंध। संबंध का मतलब हमारे पास क्या होता है, जहां पर संबंध बताया जाए। तो मैं आपसे पूछूं गोदान हमारे पास तत्पुरुष समास के किस भेद का उदाहरण है, तो मेरे पास एक है गो का दान, ये संबंध के अनुसार है। गो के लिए दान, ये संप्रदान के लिए है। तो मैं क्या लगाऊं जी, आप बोलोगे गो के लिए दान लगाऊं या गो का दान लगाऊं, तो मेरे भाई आपको याद रखना है के लिए नहीं लगाना है, के लिए नहीं लगाना है। क्या लगाना है, गो का दान। मतलब हमारे पास उत्तर क्या होगा, तो आप बोलेंगे हमारे पास संबंध तत्पुरुष समास का हो जाएगा। कौन सा वाला, गोदान। इसी तरीके से एक आता है मेरे पास कन्यादान। क्या आता है जी, कन्यादान। तो कन्यादान क्या होगा, तो आप बताओगे कन्या का दान, कन्या का दान, ना कि कन्या के लिए दान, ना कि कन्या के लिए दान। मेरे भाई समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। अगला सवाल है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना मुहावरे का अर्थ है। तो आप जानते हैं मुहावरा क्या होता है, तो मुहावरा एक अपने आप में एक वाक्यांश होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है जिसका विशेष अर्थ नहीं होता, सामान्य ही अर्थ होता है। जैसे पहले होता है, जैसे जो उसका वास्तविक अर्थ होता है वही उसका होता है, ठीक है जी। तो मुहावरा क्या देता है, आप बोलोगे विशेष अर्थ देता है। क्या देता है, विशेष अर्थ। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, मेरे पास ऑप्शन है एक तरकस के तीर होना। तो आप बोलेंगे एक तरकस के तीर होंगे तो वो कैसे होंगे, आप बोलोगे एक सा होना। क्या होना, एक सा होना, ठीक है जी। आगे की बात करता हूं, मेरे पास एक पर एक होना, तो आप बोलते हैं मेरे पास ये होगा एक से बढ़कर एक होना, एक से बढ़कर एक होना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बात बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपसे पूछूं एक ठेले से दो चिड़ियां मारना, बिल्कुल सही है। एक काम से दोहरा लाभ, तो एक ठेले से दो चिड़ियां मारना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक थैली के चट्टे वट्टे, तो आप क्या कहते हैं, आप बोलते हैं ना एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति या फिर आदत के लोग, एक ही प्रवृत्ति या फिर आदत के लोग, यानी समान आदत वाले लोग, तो वो क्या कहलाते हैं मेरे पास, एक थैली के चट्टे वट्टे होना, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, मेरे पास सवाल है अगला, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। तो द्वित व्यंजन आप जानते होंगे, मतलब जब कोई बण पहला आधा और उसी के बाद पूरा आ जाए, वही बण पूरा आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, द्वित कहलाता है। जैसे मेरे पास पुणे, इसमें कोई द्वित नहीं है। उत्साह बिल्कुल द्वित नहीं है। इलाहाबाद में द्वित नहीं है। मेरे पास क्या बचा, दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है, द्वित्व, क्योंकि पहला बण आधा और उसके बाद पूरा, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, द्वित, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, मेरे पास सवाल है अगला, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुए हैं, मतलब सही विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है जी। जैसे देखते हैं, दिशाएं चार होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास पूरब है और उसके बाद हमारे पास फिर इसके बाद संज्ञा आई है, मतलब एक सही वर्ड है, फिर उसके बाद आया, तो आप बोलोगे इसमें क्या जाएगा, अल्प विराम। फिर हमारे पास लास्ट वाली में क्या जाता है, और, बात बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है, तो हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की क्या है, रचना है, तो काय में है, इकेरा में, बात बिल्कुल सही है। छी कैसी दुर्गंध आ रही है, तो जी छी मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आता, क्या आएगा, पूर्ण विराम। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो आप बताओगे मेरे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो याद रखना मेरे पास ये क्या है, दुकेरा, ये क्या है, दुकेरा अवतरण चिन्ह, और ये क्या है, इकेरा। जब किसी की कोई पुस्तक होती है तो वो काय में आती है, आप बोलोगे इकेरा में आती है, और जब किसी का कोई कथन होता है तो वो काय में आता है मेरे भाई, आप बोलोगे दुकेरा में आता है, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, मेरे पास सवाल है अगला, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आप जानते हैं छह ध्वनि क्या है, घोष बल नहीं, मूल स्वर नहीं, तालव्य तो नहीं, संयुक्त बल, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं हमारे पास ये क्या होती है, तो आप बोलते हैं हमारे पास होती है, और ये किससे मिलकर बनती है, कै धन से मिलकर बनती है। किससे बनती है, कै से
से मिलकर बनती है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे हमारे पास ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा। कैसा संयुक्त। अगर मैं आपसे पूछूं ये त्रय क्या है, तो आप ये भी हमारे पास क्या है, संयुक्त। ये क्या है, ये भी संयुक्त है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे ये भी संयुक्त है। ये किससे मिलकर बनता है, तो आप बताते हैं तय धन के रै से मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है, तो आप बताते हैं जय धन के उ से मिलकर बनता है। ठीक है जी, ये किससे मिलकर बनता है, तो आप बताओगे ये मेरे पास शय धन के रै से मिलकर बनता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, किसमें, एक वचन में। मेरे पास क्या है, भीड़ है। मेरे पास क्या है, प्राण है। मेरे पास क्या है, दर्शन है। मेरे पास क्या है, हस्ताक्षर है। तो आप बताएंगे ये प्राण हुआ, हस्ताक्षर हुआ, दर्शन हुआ, ये कैसे होते हैं, सदैव ही, मतलब हमेशा ही या नित्य ही कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, एक वचन। अब याद रखना मेरे पास ये क्या है, आप बोलोगे ये हमारे पास समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा कोई सी भी हो वो हमारे पास कैसी होती है, एक वचन होती है। कैसी होती है, एक वचन। तो मैं याद रखूंगा कि अगर कोई समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो वो हमेशा कैसा होगा, एक वचन। मेरे पास हुआ प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास आंसू कैसा है, तो ये भी हमारे पास कैसा है, सदैव है। मैं पूछूं मेरे पास केस कैसा है, तो आप बोलेंगे ये मेरे पास ये भी सदैव है। मैं पूछूं ये हमारे पास होश कैसा है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास है। मैं पूछूं आपसे समाचार कैसा है, तो बात बिल्कुल सही है। और पूछूं मैं अक्षत कैसा है, तो आप बताओगे ये सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं, तो आप बताओगे नित्य होते हैं। नित्य कौन से, आप बताओगे बहुवचन, मतलब हमेशा बहुवचन में रहने वाले। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, मतलब ये वाला चुनना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति, तो आप बोलोगे व्यक्ति से पहले हमारे पास क्या आया, बुद्धिमान, मतलब विशेषण, सही है। कि प्रखर बुद्धि, मतलब तेज बुद्धि। हर कार्य में, बिल्कुल सही है। मैं परिलक्षित होती है, परिलक्षित होती है। तो आप एक बार और देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति से पहले हमारे पास आया विशेषण है, बात बिल्कुल सही है। कि हमारे पास कारक चिन्ह है, बिल्कुल सही है। प्रखर बुद्धि, बुद्धि से फिर हमारे पास आ चुका है, तो ये भी सही है। हर कार्य में, मतलब प्रत्येक में परिलक्षित होती है। तो मेरे पास इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो क्या चुनेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, क्या सवाल है जी, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, मतलब तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध होंगे और 1 गलत होगा। श्रृंगार, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास ये वाला श्रेय हो काय में बदल जाता है, आप बोलेंगे ये वाले में बदल जाता है। ठीक है जी, नृत्य, नाच, बिल्कुल सही है। इसका क्या कर दिया आपने, लोप कर दिया। दधी, बिल्कुल सही है, दही बोलते हैं। चचू, तो चची को याद रखना, ये वाला 6 जो बदलता है या तो काय में बदलेगा ख में, या काय में बदलेगा छ में, या फिर क्या बदलेगा है में, काय में बदलेगा है में, या फिर आधे च और छ में। ठीक है जी, ये हमारे पास, तो चचू का क्या हो जाएगा, आप बताओगे चक हो जाएगा। और आंख तद्भव होता है किसका, तो आप बताओगे ये होता है अक्षी का। किसका होता है, अक्षी का। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आप बताओगे मेरे पास ऑप्शन चचू और आंख हो जाएगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, तो आप बताते हैं मेरे भाई ये क्या है, कर्ता कारक की विभक्ति है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने, तो कौन सा कारक होगा, आप बताएंगे हमारे पास क्या होता है जी, कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। ठीक है, करण कारक की व्यक्ति क्या होती है, तो आप बताएंगे स होती है, लेकिन काय के अर्थ में होती है, तो आप बताओगे ये मेरे पास होती है साधन के रूप में, जैसे मैं पेंसिल से लिखता हूं। कम कर्म कारक, इसकी व्यक्ति क्या होती है, तो आप जानते हैं हमारे पास क्या हो जाएगी, को होती है। अपादान की व्यक्ति क्या होती है, तो आप जानते हैं स, लेकिन स का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आप जानते हैं अलगाव, यानी कि अलग होने के भाव को प्रकट करता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, मैं कौन सा पुरुष है, तो आप जानते हैं मैं कौन हूं, आप बोलेंगे मैं हो या फिर क्या हो, तू हो। तो ये हमारे पास कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। तो मैं क्या है हमारे पास, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की अगर मैं बात करूं तो कौन आ जाएगा, आप बोलोगे तू आ जाएगा, या फिर इसका कोई क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, या फिर इसका क्या आ जाएगा, कोई यौगिक रूप आ जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष
पुरुष में तो आप जानते हैं कोई संज्ञा का नाम होगा, संज्ञा भी कौन सी वाली होगी, तो आप बताओगे ये हमारे पास होगी व्यक्तिवाचक। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। या फिर आप कह सकते हैं यह या वह, यह या वह। तो मेरे पास ऑप्शन क्या हुआ जी? मैं कैसा है? उत्तम पुरुष। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, स्वान अंगुरिन काटी के खात विदारत, इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो मेरे भाई ये एग्जाम्पल थोड़ा कम है और एग्जाम में ऐसे ही आता है, तो आपको ये याद रखना है। अगर थोड़ी सी 2-3 लाइनें और होती तो मैं भावार्थ निकाल सकता था, मेरे लिए आसान हो जाता सवाल। लेकिन अब क्या है मेरे पास? स्वान अंगुरिन, मतलब स्वान क्या कर रहा है? मतलब जो हमारे पास क्या कर रहा है? अंगुरिन मतलब अंगुली को काट रहा है, और खात विदारत मतलब और उसको क्या कर रहा है? विदारत कर रहा है। तो मेरे पास ये कैसा भाव होगा? तो आप बताएंगे यहां पर क्या हो जाएगा? विभक्त रस हो जाएगा, क्योंकि विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप बताते हैं जुगुप्सा होता है। क्या होता है जी? जुगुप्सा। और जुगुप्सा को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे जुगुप्सा को बोलते हैं मेरे भाई घृणा। क्या होती है? घृणा। मेरे भाई याद रखना, विभक्त रस वहां पर होता है जहां पर आपको घृणा आए। क्या आए? जुगुप्सा आए। जैसे मैं अगर बताऊं वातावरण कैसा हो? दुर्गंधशील हो, या फिर क्या हो? बदबूदार कोई वस्तु हो, या फिर किसी का क्या हो? मृत शरीर हो, मतलब या फिर किसी पशु पक्षी का कंकाल तंत्र हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई हड्डी वगैरह, या फिर आप रुधिर वगैरह। तो ये सब हमारे पास किस में आएंगी? आप बताओगे विभत्स में आती हैं। रौद्र रस जहां पर क्रोध का भाव हो, गुस्से का भाव हो, तो हमारे पास क्या होगा? आप बताओगे रौद्र होगा। करुण रस तो आप बताते हैं जहां पर क्या हो? शोक हो। क्या हो? शोक, शोक भाव हो, दुख का भाव हो। भयानक रस जहां पर क्या हो? भय का भाव हो, या फिर कह सकते हैं आप डर का भाव हो। कैसा हो? डर का। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मतलब ये कैसा है? पुल्लिंग है, या मेरे पास स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है, या फिर ये उभयलिंग है? तो आपको बताया होगा, मैंने इससे पहले पढ़ाया था मेरे पास लिंग वचन कारक। तो आप बताते हैं मंत्री। मंत्री क्या है? ये मेरे पास पद का नाम है। क्या है जी? पद। और पद के अंतर्गत कैसे आते हैं? दोनों आते हैं, मतलब उभय होता है। कैसे होता है? उभय का मतलब होता है दोनों, मतलब दोनों लिंग। इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? स्त्री भी आ सकती है और पुरुष भी आ सकता है। तो मेरे पास क्या कहलाएगा जी? आप बोलोगे हमारे पास उभय लिंग। अब पद के नाम तो बहुत होते हैं, जैसे मेरे पास डॉक्टर है, मेरे पास अध्यापक है, मेरे पास नौकर है। ठीक है जी, तो आप समझ चुके होंगे। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण क्या होगा? मतलब जो क्या बताए? क्रिया की विशेषता बताए। किसकी? क्रिया की। देखते हैं जी, सीना गाना गाती है, तो सीना गाना गाती है, तो आप बोलोगे गाती है क्या? गाना। तो ये मेरे पास क्या हो चुका है? कर्म हो चुका है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो आप जानते हैं हमारे पास ये पक्षी क्या हो चुका है? बोलो जी हमारे पास ये संज्ञा है। मोहन सुंदर लिखता है, तो आप बताएंगे लिखता है, लेकिन कैसे? तो आप बताओगे सुंदर। मतलब हमारे पास इसकी विशेषता, लिखने की विशेषता कैसी है? तो आप बताओगे हमारे पास सुंदर है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम अच्छा लड़का है, तो आप बताओगे लड़का क्या है? संज्ञा। कैसा है? अच्छा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो, क्या हो जी? स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीत्व का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगा? आप जानते हैं हमारे पास क्या कहलाएगा? स्त्री का बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग कहलाएगा, और पुरुष का बोध कराता तो पुरुष का। अगर दोनों का, जैसे भी पद के नाम थे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, श्याम सोता है, कौन सी क्रिया है? तो आप बताओगे श्याम सोता है, और सोना कैसी क्रिया है? अब मेरे पास आप बताओगे ये बताना है। मेरे पास सकर्मक, या मेरे पास अकर्मक, या मेरे पास अव्यय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे मेरे पास श्याम सोता है, और सोना कैसी क्रिया है? तो आप बताओगे ये सोना मेरे पास है स्वाभाविक क्रिया। कैसी क्रिया? आप बताओगे ये मेरे पास है स्वाभाविक क्रिया। कैसी क्रिया? स्वाभाविक क्रिया। मतलब वह क्रिया जो कर्ता के स्वभाव को प्रकट करे। मतलब प्रभाव किस पर डाले? कर्ता पर डाले, कर्ता पर डाले, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव
प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। तो हमारे पास कौन सी क्रिया होती है? स्वाभाविक क्रिया होती है। और स्वाभाविक क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अर्थात इस क्रिया का क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता। इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, बल्कि किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। तो ये मेरे पास है, सोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? श्याम पर ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? तो हमारे पास अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक तो आप जानते हैं जिस क्रिया का कर्म हो। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। महीप शब्द का पर्यायवाची है। मेरे पास पूछा है महीप, और महीप किसका पर्यायवाची होता है? तो आप बताओगे हमारे पास सुरेश का, दिनेश का, नरेश का। तो आप जानते हैं हमारे पास महीप होता है राजा का पर्यायवाची। किसका होता है जी? राजा का होता है। क्या होता है? नृप का होता है। और किसका होता है? नृपति का होता है। और किसका होता है? भूपति का होता है। किसका होता है जी? भूपति। और किसका होता है? आप बताओगे भूमिपति होता है। क्या होता है? भूमिपति होता है। और क्या होता है? आप बोलोगे हमारे पास सम्राट का होता है। किसका होता है? सम्राट का होता है। तो आप बताओगे हमारे पास राजा, तो किसको बोलेंगे? नरेश। संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि? गुण संधि। नर धन के ईश, नरों का ईश, मतलब हमारे पास मानवों का ईश, यानी स्वामी कौन होता है? तो आप बताओगे राजा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राजा है, नृप है, नृपति है, भूपति है, भूमिपति है, सम्राट है, और भी हमारे पास बन सकते हैं। मेरे पास आया सुरेश, और सुर का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो आप निकालेंगे सुर धन के ईश। क्या निकालेंगे? सुर धन के ईश। सुर कौन होता है? देवता का। ईश मतलब देवताओं के स्वामी, देवताओं के मालिक या पति कौन होते हैं? तो आप बताओगे ये होते हैं मेरे पास इंद्र के। किसका होता है? इंद्र। अब इंद्र तो आप जानते हैं किसको बोलेंगे? देवेंद्र को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? देवेंद्र को बोलेंगे। और किसको बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सुरेंद्र को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सुरेंद्र को बोलेंगे। और क्या बोलते हैं इन्हें? आप बोलोगे पुरंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरंदर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे वज्रधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्रधर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे बजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजरी बोलते हैं। ठीक है जी, बात करता हूं दिनेश। तो दिन धन के ईश, मतलब संधि करा तो आपने क्या देखा? दिन धन के ईश। और ईश का मतलब होता है स्वामी, मतलब दिन का स्वामी कौन? तो आप बताओगे ये मेरे पास होगा सूर्य का। किसका होगा? सूर्य का। किसका होगा? रवि का। किसका होगा? भानु का। किसका होगा? भास्कर का। किसका होगा? मार्तंड का। किसका होगा जी? तो आप बताएंगे मार्तंड का। किसका होगा? मार्तंड का। और किसका होगा? आदित्य का होगा। किसका होगा? आदित्य का। और किसका होगा? मरीचि का होगा। किसका होगा? मरीचि, बड़ी वाली, छोटी की होगी तो ना बन जाएगी। ठीक है जी, तो हमारे पास हुआ। अब इसी तरीके से दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है जी, और हमारे पास दिनकर, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? दिनेश के। और व्योम केस की अगर मैं बात करूं तो व्योम केस होता है हमारे पास शिव जी का। किसका होता है? शिव जी का। और शिव जी को क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं शंभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंभु बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? विश्वनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वनाथ। और क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे भोलेनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोलेनाथ बोलते हैं। और मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे इसने क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे ये मेरे पास शंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकर। क्या बोलते हैं? शंकर। और क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र। और क्या बोलते हैं? त्रिलोचन। क्या बोलते हैं जी इन्हें? त्रिलोचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिलोचन। ठीक है जी, और आप जानते ही होंगे ये महेश है, महादेव है। ठीक है जी, महेश हो गया, महादेव हो गया, नीलकंठ हो गया। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आप बताओगे ये हमारे पास सब हमारे पास व्योमकेश यानी शिव जी के पर्यायवाची हैं। और शिव जी की जो बेषणा करते हैं, पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? तो आप बताते हैं वो शिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शिव। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, देखा गया हो, तो मेरे पास क्या होगा जी? ये देखा, देखा नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? देखा होगा। या फिर हमारे पास में इस जगह कोई ना कोई नाउन रख सकता हूं। देखा गया हो, देखा गया हो। तो आपको क्या बताना है? पक्ष का उदाहरण है। क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य भूत, और हमारे पास संदिग्ध भूत। तो आप बताओगे मेरे पास क्या है? देखा गया हो। ये कैसे पता क्या चल रहा है? देखा गया हो मतलब वर्तमान की तो बात है, और वर्तमान में क्या होगा? तो संदिग्ध, संदेह होगा। तो बोले जी संदेह तो है नहीं, बल्कि क्या? देखा गया हो मतलब हमारे पास संभावना है। तो आप क्या बताओगे? हमारे पास ये हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं राम पढ़ता हो, आप क्या बोलोगे? राम
पढ़ता हो, मतलब हमारे पास संभावना बना दी। राम क्या कर रहा हो, किसी कोई पूछ सकता है, तो आप क्या बताओ, शायद राम पढ़ता हो। ठीक है, संभाव्य भूत, तो शायद जी भूत में तो संभावना होगी नहीं, बिल्कुल खत्म। संदिग्ध भूत, तो आप जानते हैं हमारे पास जब क्या होगा, भूत क्या हो जाए, आपकी भूतकाल में संदिग्ध हो जाए, संदेह हो, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं मेरे पास। सही है जी, आगे बात करते हैं। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, तो अगर पूछता मेरे पास क्या पर्यायवाची, तो आप बता सकते हैं अरुण किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सूर्य को। लेकिन मेरे पास पूछा क्या है, अनेकार्थी। क्या पूछा है, अनेकार्थी। तो सूर्य में बता के आया था अभी मेरे पास अरुणोदय, अरुणोदय से पहले का समय, तो आप बताते हैं वो उषा काल होता है। क्या होता है जी, उषा काल होता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। सूर्य गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य, बिल्कुल सही है, क्योंकि अरुणोदय किसका होता है, मतलब हमारे पास प्रातःकालीन जो सूर्य होता है। ठीक है जी, और हमारे पास अनेकार्थी, तो आप क्या बताओगे, सिंदूर, बिल्कुल सही है। तो अरुण के अनेकार्थी, एक तो हमारे पास क्या हुआ, सूर्य तो कहते ही हैं, ये इन सिंदूर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे अनेकार्थी हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या चला जाएगा, तो आप बताओगे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ये अरुण का अनेकार्थी है। क्या है जी, अनेकार्थी। ये मेरे भाई आपको नोट करते रहना है। क्या करते रहना है, नोट। इस तरीके के सवाल हो तो आपको रिवीजन की जरूरत है। बार में अपना पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और आप इन सवालों को नोट कर लो। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया, तो वाच्य क्या है, आप बोलोगे कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, और कर्मवाच्य। तो आप बोलोगे हमारे पास जब कर्मवाच्य होगा तो कर्म आएगा, और कर्म आएगा तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। कैसी होगी, सकर्मक। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास मुझसे उठा नहीं गया, इस जगह से कुछ भी लगा दो, मुझसे उठा नहीं गया, राधा से उठा नहीं गया, क्योंकि सर्वनाम आ सकता है, संज्ञा के स्थान पर ही आता है, तो हमारे पास इस जगह क्या आ सकती है, आप बोले राधा आ सकती है, या फिर कोई पुल्लिंग ले लो, राम जी आ सकते हैं। ठीक है जी, राधा जी आ सकती हैं, तो राधा जी से उठा नहीं गया, राम जी से उठा नहीं गया, तो आप क्या कह सकते हैं मेरे भाई, आप बोलोगे हमारे पास जब क्रिया किसके अनुसार, भाव के अनुसार हो, काय के अनुसार, भाव के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार ना हो, किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार, तो वहां पर कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। कौन सा होता है, भाववाच्य। याद रखना इसकी कुछ कंडीशन होती है, इसमें क्रिया जो होती है मेरे भाई वो कैसी होती है, तो आपको अकर्मक मिलेगी। कैसी मिलेगी, अकर्मक। और कैसे पुरुष में होगी, तो आप बताओगे अन्य पुरुष में होगी। कैसे होगी, अन्य पुरुष में होगी। ठीक है जी, और मैं पूछूं हमारे पास कैसी होती है, तो याद रखना ये सदैव ही एक वचन होती है। कैसी होती है, एक वचन। और कैसी होती है, तो आप बताओगे ये पुल्लिंग होती है। कैसी होती है, पुल्लिंग होती है। ठीक है जी, तो इसकी चार कंडीशन। भाववाच्य मतलब कब होगा, जब क्रिया अकर्मक हो, अन्य पुरुष में हो, एक वचन हो, और मेरे पास पुल्लिंग हो। तो मेरे पास देख सकते हैं मुझसे उठा नहीं गया, तो उठना अकर्मक है, बिल्कुल सही है, एक वचन है, पुल्लिंग है, बिल्कुल हमारे पास अन्य पुरुष में है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, भाववाच्य। जब हमारे पास क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो हमारे पास कर्मवाच्य होता है, और जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कर्तवाच्य होता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय क्या है, अव्यय शब्द क्या है, तो आप जानते हैं वे शब्द होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, लिंग वचन कारक अर्थात विकारक शब्दों के से परिवर्तित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, तो आप बताओगे इसे अविकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं। उसने आप बताओगे सर्वनाम है, कटोरा संज्ञा है, दूध संज्ञा है, पिया क्रिया है, तो मेरे पास क्या बचा जी, आप बोलोगे भर। ये भर एक ऐसा शब्द है जो कभी भी हमारे पास परिवर्तित नहीं होगा, मतलब जैसा है वैसे का वैसे ही प्रयुक्त होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मेरे पास भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर। मेरे पास अव्यय। आगे की बात करता हूं, मेरे पास सवाल है, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर श्याम श्याम में अलंकार है, मेरे पास है ऑप्शन उपमा, मेरे पास है दीपक, मेरे पास है प्रदीप, और मेरे पास है उत्प्रेक्षा। तो मेरे भाई आपके सामने ऑप्शन है उपमा। क्या है, उपमा। अब उपमा की आपको पता होने चाहिए, इसके अंदर आते हैं वाचक शब्द, और कैसे आते हैं, समानता को प्रकट करने के लिए। किसमें, उपमेय और उपमान की। उपमेय और उपमान में जब क्या बताई जाए, समानता या तुलना का भाव हो, तो वहां पर कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मानो, ट्रिक मानो, कुछ भी मानो, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कोई क्या दे रखा है, वाचक शब्द
दे रखा है। वाचक शब्द कौन सा, जैसे हमारे पास उपमा में आते हैं सा, सी, से, सम, सरिस, समाना, सदृश्य, जैसा, ऐसा, वैसा, कैसा, मतलब समानता को प्रकट करने वाले वाचक शब्द। ठीक है जी। अगर वाचक शब्द से पहले मेरे पास आ जाए उपमान, क्या आ जाए, उपमान, तो मेरे भाई याद रखना वो अलंकार होगा उपमा। क्या होगा, उपमा। और उपमा का आप जानते हैं उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार, आप बताओगे, प्रतीप अलंकार। क्या होगा, प्रतीप। तो अब क्या होगा, उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। मतलब वाचक शब्द से पहले अगर उपमान है तो वो क्या है, उपमा अलंकार। लेकिन वाचक शब्द से पहले अगर क्या आ जाए, उपमेय आ जाए, क्या आ जाए, उपमेय, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, आप बोलोगे मेरे पास होगा प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार, प्रतीप, क्योंकि उपमा की है, प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है, उपमा का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है वो उपमान होता है। उपमेय क्या होता है, एक साधारण वस्तु होती है, अर्थात हमसे रिलेटेड होती है। जैसे हमारे पास आंख है, हमारे मुख है, हमारे चरण है, हमारा शरीर है। ठीक है जी। जब इसकी तुलना किसी प्राकृतिक चीज, मतलब पृथ्वी चीज, जैसे चंद्रमा से, सूर्य से, ठीक है जी, जल से, हवा से, वायु से, तूफान से, ज्वालामुखी से की जाती है, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। ठीक है। तो मेरे पास देखेंगे सम, मेरे पास क्या आया है, आप बोलोगे मेरे पास आया है सम। सम क्या है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास है वाचक शब्द। क्या है जी, वाचक शब्द। और वाचक शब्द से पहले मेरे पास क्या आया है, शरीर। शरीर किसका है, हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपमेय। और याद रखना जब वाचक शब्द से पहले उपमेय आता है तो वहां पर प्रतीप अलंकार नहीं, उपमा अलंकार नहीं, बल्कि क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। मेरे भाई ये प्रतीप की स्पेलिंग गलत है, वर्तनी गलत है, मेरे पास क्या होगा, प्रतीप अलंकार होगा। क्या होगा, प्रतीप अलंकार। अब मेरे पास मैंने अभी आपको क्या बताया, बस आपको याद रखना है, उपमा अलंकार में वाचक शब्द से पहले उपमान आएगा, 100% करेक्ट होगा। और अगर वाचक शब्द से पहले उपमेय आ जाता है तो वहां पर मेरे पास क्या होता है, प्रतीप अलंकार होता है। तो आप उपमा का उल्टा, मतलब प्रतीप किसका उल्टा होता है, उपमा का होता है। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, करुण का विलोम शब्द है, करुण का विलोम शब्द। आप जानते हैं वीर, तो वीर का तो क्या हो जाएगा, जानते हैं आप, कायर होता है। क्या होता है, कायर। कुरूप, तो इसका क्या हो जाएगा, सुरूप हो जाएगा, अच्छे रूप वाली। या फिर मैं कह सकता हूं कुरूप, तो आप इसको रूपवान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रूपवान। निष्ठुर, मेरे पास क्या हो जाएगा, तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्ठुर। और कृतज्ञ का विलोम तो आप जानते हैं कृतज्ञ होगा। क्या होगा जी, कृतज्ञ होगा। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, मेरे पास है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो गीतिका छंद कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए, मेरे पास ये एक मात्रिक छंद होता है जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताओगे मेरे पास 26 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 26। तो मेरे पास क्या है, आप बोलोगे मेरे पास ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 28, तो ये मेरे पास होता है हरि गीतिका में। किस में होती हैं, हरि गीतिका में होती हैं। किस में होती हैं, तो आप बताओगे मेरे पास होती हैं जी हरि गीतिका में। हरि गीतिका में कितनी होती हैं, तो आप बताओगे मेरे पास 28 होती हैं। 24 किस में होती हैं, तो आप बताओगे 24 जो होती है मेरे पास रोला में होती हैं। और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। किस, 11 और 13 पर यति। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब एक गलत है और 3 सही है। सचिंद्र, आप बोलोगे मेरे पास क्या आई, बड़ी ई प्लस धन छोटी ई। जब बड़ी ई और छोटी ई मिलती है तो क्या बनती है, बड़ी ई। बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब मेरे पास सही है। अन्य मतलब हमारे पास क्या आया, छोटा आ। मेरे पास क्या आया, बड़ा ऊ। ये उधर, उधर नहीं होता मेरे भाई, छोटा ऊ होता है। क्या होता है, उधर। ये गलत है लिखा हुआ, क्या होना चाहिए था, उधर। तो मेरे पास ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता। मेरे पास पूछा क्या है, असंगत, तो असंगत के ही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि बनेगी। ठीक है जी। आगे की बात करता हूं। मेरे पास यहां पर कौन सी संधि है, दीर्घ। मति प्लस के अभिमान, तो आप बोलोगे जब भी मेरे पास क्या आता है, ये हमारे पास तय धन के ई है, तो आप बोलोगे हमारे पास क्या है, आप बोलोगे ये आधा है ना, तो इसके क्या हो जाएगा, आधा। ये हमारे पास छोटी है और उसके बाद क्या आया, भिन्न स्वर, मतलब ए आया, मतलब ई तो नहीं आया, बिल्कुल सही है, ए भिन्न आया, तो इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो मेरे पास जब यह हो जाता तो हमारे पास क्या होगी, यड़ संधि। तो हम कर सकते हैं, हमारे पास मत्ती है, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा तय हो जाएगा, मैं, और हमारे पास आधा तय, बिल्कुल सही है। छोटी का क्या हो जाएगा, यह बचा क्या, हमारे पास ये भी
इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, मध्य विमान, मतलब हमारे पास ये बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा, आप बोलोगे प्रतिधन के रक्षा, हमारे पास प्रतीक्षा छोटी ई प्लस के रक्षा मतलब हमारे पास रह, तो ये तो कोई हमारे पास होता नहीं है, या तो बड़ी ई होती तो विसर्ग वाला नियम होता है, ठीक है जी। या हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में तो हमारे पास क्या होगा, आप बोलोगे हमारे पास प्रतिधन के इच्छा होगा, क्या होगा, प्रतिधन के इच्छा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे हमारे पास ये होना चाहिए, इसका मतलब मेरे पास ये भी मेरे पास क्या है, गलत है, ये भी मेरे पास गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है जी। इसका मतलब हमारे पास दोनों हमारे पास सही है, बात बिल्कुल सही है, छोटी ही बड़ी ही, ठीक है जी, मेरे पास बड़ी बिल्कुल सही है, इसका हमारे पास ये भी, हाँ जी मेरे भाई। तो इसके ऑप्शन कितने हैं, 2, मेरे पास ये है, शायद मेरे पास ये क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, 2 ऑप्शन गलत नहीं देगा, ठीक है जी। एग्जाम आगे की बात करते हैं, मेरे पास सवाल है अगला, कायर की भाववाचक संज्ञा, तो आप बोलेंगे कायर क्या है, विशेषण, और भाववाचक संज्ञा बनती है 5 प्रकार से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, तो आप क्या बताएंगे, क्रिया से और अव्यय से। मैंने पूछा कायर, अब कायर में आप क्या लगाते हैं भाववाचक संज्ञा में, तो जाहिर सी बात है प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, कायरपन, बिल्कुल सही नहीं, कायरता, बिल्कुल पन प्रत्यय नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, ता प्रत्यय लगेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कायरता। कायर दिखता है लेकिन कायरता नहीं दिखती, अकायरता ये विलोम हो जाएगा, कायरता ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, मेरे पास सवाल हो चुके हैं जी यही। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन कराए, मतलब ये एक ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं, ठीक है जी। आप हमारे पास बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। हमारे पास मैंने जो क्वेश्चन छुटवाए हैं पैराग्राफ के, मतलब पैराग्राफ के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, बाकी सब हमारे पास क्वेश्चन हुए हैं। जैसे जैसे एग्जाम में आया है वैसी वैसी आपको एग्जाम में हम आगे की अच्छी तरीके से तैयारी कराएंगे, ठीक है जी। तो मैं तो यही कहूंगा, मंजिल को भूलकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूलकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूलकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा, दम है तो उसे पाके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल दे दम है तो मिटा के दिखा, दम है तो मिटा के दिखा। तो मेरे भाई आज के लिए करते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई। जय हिंद दोस्तों।